हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फियर स्ट्रीट के थर्ड और फाइनल पार्ट को, जो कि पहले दोनों पार्ट से बहुत ही बढ़िया होने वाला है और इसमें हमें सहरा का सारा सच पता चल जाएगा। फियर स्ट्रीट 3 1666 को IMDb पे मिले हैं 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 94% फ्रेश विथ 87% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है पार्ट 2 के एंडिंग सीन से, जहां हम सीधा पास्ट में 17th सेंचुरी साल 1666 में जाते हैं, जहां डीना अब सहरा बन चुकी थी और अभी से हम उसे सहरा ही बुलाएंगे। सहरा का भाई हेनरी उसे बुलाकर बताता है कि उनके पिग ने अभी अभी 7 बच्चों को जन्म दिया है, तो सहरा उनमें से एक बच्चे को उठाकर सोलोमन गुड को देने जा रही थी, जो कि सहरा का अच्छा दोस्त था। तभी सहरा के पिता उससे कहते हैं कि उसे सोलोमन से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी बीवी बच्चों के मरने के बाद उसे सहारे की जरूरत है। पर सहरा अपने बाप की बात को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये 1666 का यूनियन है, यानी शेडी साइड और सनीवेल के लोगों के सभी पूर्वज यहाँ रहते थे। फिर सहरा अपने घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर मेरा तो सर ही चकरा गया था, क्योंकि यहाँ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक के सभी मेन कैरेक्टर सहरा के लाइफ में जितने भी लोग थे, उनका कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। वो सभी सहरा से आज रात को निकलने वाले फुल मून की बात करते हैं और वो सब आज रात को होने वाले सेलिब्रेशन में मिलने वाले थे। पर इस सेलिब्रेशन के बारे में उस गांव के किसी भी बड़े को नहीं पता था। फिर सहरा हैना मिलर से मिलती है और सहरा और हैना फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें भी एक दूसरे से प्यार करते थे और लेस्बियंस थे, जस्ट लाइक सैम एंड डीना। हैना सहरा को कहती है कि वो भी आज रात को उसके साथ आएगी और मैं आपको बता दूं कि हैना इसमें इस गांव के सबसे बड़े प्रीस्ट की बेटी थी। सहरा उससे कहती है कि प्रीस्ट की बेटी को ये सब शोभा नहीं देता। तभी वहां हैना की माँ आकर हैना को ले जाती है, क्योंकि उसकी माँ को इन दोनों के रिश्ते पे पहले से ही शक था। और फिर सहरा भी वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे थॉमस नाम का बंदा रोक लेता है, जो कि एक नंबर का बेवड़ा और ठरकी था। वो सहरा को छेड़ने लगता है, पर सहरा उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। सहरा सोलोमन के घर पहुंचती है, जहां वो उसे अपने पिक का बच्चा देती है और सोलोमन का नेचर सहरा को लेकर बहुत ही अच्छा था। फिर सीन रात पर शिफ्ट होती है एंड सहरा, हैना और लिजी जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, जहां लिजी उन्हें बताती है कि जंगल में एक विडो रहती है, जो कि किसी तरह की बेरी खाकर हजारों सालों से जिंदा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने सेटन के साथ डील की है। फिर वो उस विडो के घर जाते हैं, जहां उन्हें घर पर कोई भी नहीं मिलता, तो वो सब उस बेरी की तलाश में लग जाते हैं। वहीं सहरा को एक बुक मिलती है, जिसमें सेटन के साथ डील करने के तरीके और सेटन को कैसे बुलाया जाए ये लिखा था। जिसके बाद सहरा उस बुक के एक पेज पर लिखे वर्सेस को पढ़ने लगती है और उसे पूरा पढ़ देती है। तभी वहां वो विडो आ जाती है और उन सभी को वहां से निकाल देती है। जिसके बाद पार्टी पॉइंट पर लिजी सबको वो बेरी दिखाती है, जो वो उस विडो के घर से लेकर आई थी। फिर वो सब उन बेरीज को खाते हैं और दोस्तों, वो बेरी और कुछ नहीं बल्कि सस्ते नशे की बेरी थी, जिससे खाते ही उन सभी का सर घूमने लगता है और वो सब झूम बराबर झूम करने लगते हैं। तभी केलब नाम का बंदा वहां आता है और वो हैना के साथ बदतमीजी करता है, तो सहरा वहां आकर उसे सैलमोन बॉय की तरह एक करारा चमक मारती है। अरे सलमान, जिसके बाद सभी केलब पर हंसने लगते हैं और केलब वहां से चला जाता है। फिर सहरा और हैना जंगल में जाके इंटीमेट होते हैं। तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है और सहरा को लगता है कि कोई छुपके से उन्हें देख रहा था, तो सहरा और हैना वापस अपनी बस्ती में लौट जाते हैं। अगली सुबह सहरा अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपने टेबल पे रखे खाने को देखती है, जो कि सड़ चुका था। तभी वहां हैना आती है, जो कि बहुत टेंशन में थी। वो उसे अपने घर लेकर जाती है, जहां हैना का प्रीस्ट बाप अजीब सी बातें कर रहा था और उसके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। सहरा बोलती है, अब इन्हें क्या हुआ? वो दोनों इसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां हैना की माँ आ जाती है और गुस्से में सहरा के बाल पकड़कर उसे घर से बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम दोनों को कल रात जंगल में उस बेवड़े थॉमस ने देख लिया था और वो सबको ये बात बता रहा है, और वो सहरा को हैना से दूर रहने कहती है। जिसके बाद सहरा के घर पर भी उसका बाप उसे खरी खोटी सुनाता है। तभी सहरा का भाई वहां आता है और उसे उनके पिग्स के पास चलने को कहता है। वहां जाने के बाद वो देखती है कि उसके पिग ने अपने सभी बच्चों को खा लिया था। ये देखकर सहरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो हेनरी से एक कुल्हाड़ी मंगवाती है और उस कुल्हाड़ी से अपने सुअर को मार देती है। जिसके बाद वो बाहर अपने बस्ती में जाती है, जहां पूरे बस्ती का ही खाना सड़ने लगा था। तभी वो बस्ती के पानी के कुएं के पास लगी भीड़ को देखती है, तो उसे पता चलता है कि कुएं में बाल्टी फंस गई है। और जब बहुत खींचने पर बाल्टी बाहर आती है, तो सब देखते हैं कि बाल्टी के अंदर सहरा का मरा हुआ कुत्ता था। जिसके बाद बेवड़ा थॉमस सबको डराता है कि सेटन यहाँ आ चुका है, किसी ने उसे यहाँ बुलाया है।
फिर सीन सैरा के घर पर शिफ्ट होता है जहां सोलोमन उससे वहां मिलने आया था। तो सैरा उसे कल रात हुई सारी बातें बता देती है और कहती है कि उसे लगता है शायद उसी ने सेटन को बुलाया है। तो सोलोमन उसे कहता है कि कोई भी 4 लाइनें पढ़ के सेटन को नहीं बुला सकता, उसके लिए रिचुअल होती है। तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रीस्ट बस्ती के सभी बच्चों को अपने साथ चर्च के अंदर ले गया है और उसने अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया है और पता नहीं वो उनके बच्चों के साथ क्या कर रहा है। तो सोलोमन पीछे के दरवाजे को तोड़ के अंदर जाता है तो उसे अंदर बहुत शांति मिलती है और वो प्रीस्ट बीच में खड़ा होकर अपने मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी सोलोमन की नजर नीचे पड़ी हुई एक चीज पे पड़ती है। जब वो और पास से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल नीचे ढेर सारी आंखें थी और वो सभी आंखें बस्ती के बच्चों और खुद उस प्रीस्ट की थी। उस प्रीस्ट ने खुद अपनी आंखों के साथ सारे बच्चों की आंखें निकाल दी थी। तभी सारे लोग अंदर आ जाते हैं और वो सब अपने बच्चों को देखकर रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उन बच्चों में सैरा का भाई भी था। सैरा उसके पास जाकर जोर से चिल्लाती है। तभी वो प्रीस्ट सैरा की तरफ बढ़ने लगता है तो सोलोमन एक फोर्क को प्रीस्ट के पेट में घुसाकर उसे मार देता है। फिर रात को मीटिंग हॉल में सभी यही बात कर रहे होते हैं कि किसी ने उनके बस्ती में काला जादू करके सेटन को यहाँ बुलाया है और उनमें से अब कोई भी नहीं बचेगा। और ये सारी बातें सैरा और हैना छुपके से सुन रहे थे। सोलोमन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्रीस्ट पागल हो गया था और मैंने उसे मार दिया, अब कुछ भी नहीं होगा। तो सभी लोग कहते हैं कि प्रीस्ट भगवान का बंदा था, उसे किसी ने वश में करके उससे ये सब करवाया है। तभी केलब वहां आता है और सबको बोलता है कि उसे पता है कि सेटन को किसने बुलाया है और उस रात उसने जंगल में 2 लड़कियों को सेटन के साथ सोते हुए देखा था और उन दोनों लड़कियों का नाम है सैरा और हैना। और कमीने केलब ने यह सारा झूठ उस रात के थप्पड़ का बदला लेने के लिए कहा था और उसमें भी वो बेवड़ा थॉमस और मिर्ची मसाला डालकर लोगों को सैरा और हैना के खिलाफ और भड़का देता है, जिसके बाद सभी लोग उन दोनों को विच बुलाना शुरू कर देते हैं। तभी केलब सैरा और हैना को वहां देख लेता है एंड फिर सभी लोग पागल कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं। सैरा और हैना भागते हैं पर हैना गिर जाती है, पर वो सैरा को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। सैरा के जाते ही वो लोग हैना को पकड़कर जंजीरों से बांध लेते हैं। फिर वो सब पूरी बस्ती में सैरा को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सैरा कैसे तो बचते बचाते मीटिंग हॉल में पहुंचती है जहां हैना को रखा था। हैना सैरा को कहती है कि वो लोग मुझे कल मार देंगे पर तुम्हें भागना होगा। पर सैरा कहती है बिल्कुल नहीं, अगर इन लोगों को विच ही चाहिए तो मैं इन्हें विच ही दूंगी। मैं उस विडो के पास जाकर सेटन से डील करूंगी और तब हम शायद बच जाएं। जिसके बाद सैरा विडो के पास जाती है पर उसे वहां विडो की लाश मिलती है जिसका किसी ने बुरी तरीके से गला काट दिया था और साथ ही सेटन की बुक भी चुरा ली थी। ये देखने के बाद वो सीधा सोलोमन के घर जाती है जहां सैरा उसे कहती है कि मैंने सेटन को यहाँ नहीं बुलाया, पर किसी ने उस विडो को मारकर उससे काले जादू की किताब चुरा ली है और जिसने भी ये किया है उसी ने काला जादू करके सेटन को यहाँ बुला के उससे सौदा किया है। तभी वहां बस्ती के लोग आ जाते हैं और वो सोलोमन को दरवाजा खोलने को कहते हैं। तो सोलोमन सैरा को तुरंत उसके बेडरूम में छुपने को कहता है और बस्ती के लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। फिर वो सोलोमन को अपना बेडरूम चेक कराने को कहते हैं। तभी सोलोमन के रूम में सैरा को एक और दरवाजा मिलता है तो वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर सैरा को वही गुफा दिखती है जो सेकंड पार्ट में सिंडी और एलिस को मिली थी। गुफा में और अंदर जाने पर उसे वही सेटन का निशान मिलता है और उस निशान के पास सेटन की बुक भी पड़ी थी। और ये देखकर सैरा के साथ हम भी भौचक्के रह जाते हैं, जिसका मतलब ये सब सोलोमन गुड ने किया था। तभी वहां सोलोमन आ जाता है। सैरा उससे पूछती है कि आखिर क्यों, तो वो उसे बताता है कि ये कितना आसान है, अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा है तो तुम्हें बस शैतान को एक आत्मा की बलि देनी है और तुम्हारी इच्छा पूरी। तो सैरा कहती है सिर्फ एक आत्मा, उस प्रीस्ट ने 12 बच्चों की जान ले ली, उसका क्या। तो सोलोमन कहता है कि तो क्या हुआ, वैसे भी यहाँ कोई किसी का नहीं है। एंड दोस्तों सोलोमन यहाँ फुल आग लगे सारी बस्ती में सोलोमन रहता अपनी मस्ती में मोड में जा चुका था। सोलोमन सैरा से कहता है कि वो उसके साथ हो जाए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर सैरा नहीं मानती और वो उसके पेट में चाकू मार देती है। पर सोलोमन सैरा के सर पर एक पत्थर से हमला करता है। तो सैरा अपनी जान बचाने के लिए गुफा में भागती है और भागते भागते उसे आउटपोस्ट के नीचे का रास्ता मिल जाता है, वही रास्ता जो सेकंड पार्ट में उस लैट्रिन के नीचे था जहां से सिंडी और एलिस ने बाहर निकलने की कोशिश की थी। सैरा ऊपर चढ़ने लगती है पर तभी सोलोमन वहां आकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। पर जब सैरा शांत नहीं होती तो सोलोमन सैरा पर चाकू से हमला करता है, पर सैरा का हाथ बीच में आ जाता है और वो चाकू उसके हाथ में घुस जाता है जिससे उसका पूरा हाथ ऑलमोस्ट कट हो जाता है। पर छीना चपटी में वो कसर भी पूरी हो जाती है और उसका पूरा हाथ उखड़कर उसी सेटन स्टोन के पास गिर जाता है।
सारा कैसे तो बच के वहां से भागती है और मीटिंग हॉल के नीचे से ऊपर आती है, पर इससे पहले सारा सबको सोलोमन का सच बता पाती, कमीना सोलोमन उसी रास्ते से आकर सारा को पकड़ लेता है और सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि उसने विच को पकड़ लिया। आप सोचो कितना घटिया और कमीना इंसान है ये। फिर वो सब सारा और हैना को फांसी देने उसी पेड़ के पास लेकर जाते हैं, तो सारा हैना को बचाने के लिए सबसे कहती है कि वो ही विच है और उसी ने प्रीस्ट को सेटन से पोजेस करवाया था और बस्ती में सारा नुकसान करवाया, और इन सब में हैना का कोई भी दोष नहीं। तो बस्ती वाले हैना को छोड़ देते हैं। सारा को चेन्स में जकड़ा जाता है और उसे लॉक करने सोलोमन आता है, तो सारा सोलोमन से कहती है कि उसका सच सामने आएगा, आज नहीं, शायद कल भी नहीं, पर आएगा जरूर, और ये सच ही उसका श्राप बनेगा और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एंड दोस्तों, ये सच में बहुत ही इमोशनल सीन है। मतलब इतने वक्त से जिसे हम गलत समझ रहे थे उस बेचारी का तो कोई दोष भी नहीं था, जिसके बाद सारा को फांसी दे दी जाती है और उसे वहीं दफना दिया जाता है। पर सब लोगों के जाते ही उसके दोस्त उसे वहां से निकालकर अच्छे से कहीं और दफना देते हैं, क्योंकि उन्हें सारा पर यकीन था कि वो विच नहीं थी, और वो उस पेड़ के नीचे एक पत्थर पर विच हमेशा जिंदा रहेगी लिखकर सारा की बॉडी की जगह रख देते हैं। तभी डीना प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि सच जान के उसके होश उड़ चुके थे। एंड फिर स्टोरी ठीक सेकंड पार्ट के एंडिंग से शुरू होती है। यहाँ जॉश कार के पास डीना का वेट ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ शेरिफ निक आता है और वो जॉश से उसकी बहन के बारे में पूछता है। तभी अचानक से डीना जॉश को खींच के अपने साथ जंगल के अंदर लेकर जाती है और वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। डीना जॉश को बताती है कि सारे फसाद की जड़ ये शेरिफ निक गुड ही है और वो खुद ईविल है। फिर वो दोनों निक को चकमा देकर उसकी ही पुलिस कार लेकर वहां से भाग जाते हैं, और निक को यहाँ देखकर हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यहाँ इसलिए पेट्रोलिंग करता था क्योंकि उसे इसी चीज का डर होगा कि कोई उसका सच न जान ले। रास्ते में डीना जॉश को सब कुछ डिटेल में बताती है कि निक गुड का पूरा खानदान ही इन सब के पीछे है। वो लोग 1666 से शैतान से शेडी साइड के लोगों का सौदा करते आ रहे हैं, जिसमें निक गुड सेटन को किसी भी एक शेडी साइडर का नाम देता है और सेटन उसे पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो पर्सन और खून करता है और उनके विक्टिम्स के खून पर सेटन जिंदा रहता है रणविजय की तरफ, और निक गुड को वो सब मिलता है जो उसे चाहिए। वो खुद दोनों टाउन का शेरिफ है, उसका भाई मेयर है, और उन्हीं की वजह से आज शेडी साइड बदनाम है और शेडी साइड की यह हालत है और सनीवेल फल फूल रहा है। तो जॉश कहता है इसका मतलब वो किलर्स हमारे पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि निक को लगा कि हम उसका सच जान चुके हैं, और अब जब तुम निक का पूरा सच जान चुकी हो इसका मतलब वो सब किलर्स अब तुम्हारे पीछे होंगे। जिसके बाद वो दोनों जिगी के घर जाकर उसे सब कुछ बताते हैं और सच सुन के जिगी को भी उतना ही बड़ा झटका लगता है और उसे कैंप नाइटविंग में निक के साथ बिताए अपने पल याद आते हैं कि कैसे वो उसके साथ प्यार करने का ढोंग करता रहा। डीना बोलती है कि शेडी साइड को बचाने और ये सब खत्म करने के लिए हमें निक को मारना होगा। तो जिगी कहती है पर मैंने तो निक को फोन करके खुद यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे लगा शायद वो हमारी मदद करेगा। तो वो लोग सैम को बेहोश करके वहां से भागते हैं और जॉश उन्हें अपने एक दोस्त मार्टिन के पास लेकर जाता है, जिसे निक गुड ने फर्स्ट पार्ट में बेवजह पकड़ा था और तब से वो बंदा निक गुड से बदला लेना चाहता था। जॉश उससे पूछता है कि शेरिफ निक को मारने में हमारी मदद करोगे, तो वो बोलता है अब भी अपना कोट पहन के आया। और फिर वो सब शेडी साइड मॉल में जाते हैं, जहां वो एक प्लान बनाते हैं कि जब वो किलर्स मॉल में आएंगे तो हम उन्हें झांसा देकर मॉल के स्टोर्स में बंद कर देंगे। तो मार्टिन बोलता है एक मिनट, क्या तुमने किलर्स कहा? तो जॉश उसे पूरा सच बता देता है और सैम को देखने के बाद मार्टिन की फट जाती है, पर वो फिर भी उनका पूरा साथ देता है। वो अपने प्लान के मुताबिक डीना के खून को एक बाल्टी पानी और ग्रीन पेंट में मिला देते हैं, जिससे वो थोड़े पेंट से फर्श पर निशान बनाते हैं और थोड़े पेंट को पिचकारी वाली बंदूक में भरते हैं। और इसका वो लोग क्या करेंगे ये देखकर आप हैरान हो जाओगे, और बाकी के बचे पेंट का क्या होगा अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद सारे किलर्स वहां आते हैं और पेंट को फॉलो करते हुए स्टोर्स के अंदर चले जाते हैं और ये लोग फटाक से उन्हें अंदर बंद कर देते हैं। जिसके बाद ये सब खुद भी एक जगह छुपकर निक का इंतजार करते हैं। फिर अचानक से किलर्स शांत हो जाते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि निक आ चुका है। तो सिर्फ जिगी निक के सामने जाती है, तो निक अपने बचपन के ख्यालों में खो जाता है और जिगी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जिगी बोलती है तुम्हें भी इस खेल में शामिल कर रही हूँ, और वो बचा हुआ पेंट निक पर गिरा देती है, जिससे सभी किलर्स निक के खून के प्यासे हो जाते हैं। फिर वो सभी किलर्स को पागल कुत्ते की तरह निक पर छोड़ देते हैं, पर निक ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। चंट खोपड़ी निक जिगी को पकड़ लेता है और डीना से कहता है कि इन किलर्स को मुझे मारने से रोको, नहीं तो अगर मैं मरा तो ये भी मरेगी। पर तभी कातिल खोपड़ी रायन निक पर अटैक करता है और मिल्कमैन किलर जिगी पर। तब डीना को मजबूरन अपने हाथ पे कट मारना पड़ता है, जिससे उन सारे किलर्स का टारगेट डीना पे जाता है और निक मौका देखकर बेसमेंट में भाग जाता है और डीना भी निक के पीछे जाती है। फिर सभी किलर जिगी और जॉश के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ वो लोग एक नंबर दिमाग लगाते हैं। वो उस पेंट को पिचकारी से उन किलर्स के ऊपर ही डाल देते हैं
जिससे वो किलर्स बेवकूफों की तरह एक दूसरे के ही खून के प्यासे बन जाते हैं और वहां उन किलर्स के बीच रॉयल रंबल शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये तीनों पार्ट में से बेस्ट सीन था। पर उसी बीच सैम खुद को छुड़ाकर डीना के पीछे बेसमेंट में चली जाती है। डीना भागते भागते गुफा में पहुंच जाती है जहां उसे वहीं डीमन का दिल मिलता है, पर तभी सैम उस पर अटैक कर देती है। ऊपर वो सभी किलर एक दूसरे को ही जान से मार देते हैं, पर तभी वहां रूबी आ जाती है। तो जॉश रूबी को रोकने के लिए उस पर हमला करता है, पर रूबी को उससे कुछ नहीं होता और वो जॉश का हाथ ही फ्रैक्चर कर देती है। जिसके बाद वो जॉश को मारने ही वाली होती है कि तभी जिगी निक के गन से सीधा रूबी का सर उड़ा देती है। जिसके बाद वहां और भी किलर्स आ जाते हैं और जिगी की गोलियां भी खत्म हो गई थी। यहाँ नीचे डीना सैम को होश में लाने की कोशिश करती है और सैम को कुछ कुछ चीजें याद भी आती है, पर जैसे ही सैम डीना का गला छोड़ती है, डीना उसका सर पत्थर पर मार के उसे बेहोश कर देती है ताकि फिर से झटके लगने पर वो उसे परेशान न करे। फिर डीना अपना चाकू ढूंढने लगती है, तभी वहां निक आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने से पहले कहता है कि अब ध्यान से सुनो कल के न्यूज की हेडलाइन, शेडी साइड की एक और पागल लड़की ने अपनी गर्लफ्रेंड और भाई को मार दिया और जिसके बाद वो लोग मुझे एक और मेडल देंगे। जिसपे डीना का दिमाग खराब हो जाता है और वो निक का हाथ पकड़ के उस डीमन के दिल पे रख देती है। जिसके बाद निक को भी एलिस की तरह हेलुसिनेशन होने लगता है और उसका दिमाग भी बौखला जाता है और इस बात का फायदा उठा के डीना सीधा उसकी आंख में चाकू घुसा देती है और निक जगह पे अपने नाजायज बाप सेटन के पास नर्क सिधार जाता है और उसके मरते ही ऊपर सारे किलर्स गायब हो जाते हैं। जिसके बाद सेटन का दिल वापस जमीन में चला जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सैम भी ठीक हो जाती है। फिर डीना और सैम वहां से चले जाते हैं, पर वो दोनों सेटन की बुक को वहीं भूल जाते हैं। फिर वो लोग गुफा से होते हुए निक के घर के रास्ते से बाहर सनीवेल में निकलते हैं और तभी उनके सामने एक कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका मतलब अब सनीवेल का सूरज हमेशा नहीं चमकेगा और अब वो भी बाकी नॉर्मल टाउन्स की तरह हो गया है। फिर डीना, सैम, जिगी, जॉश और मार्टिन सब अपनी दुनिया में हैप्पी और बिजी हो जाते हैं और आखिरकार सैरा फियर को इंसाफ मिलता है और तीनों पार्ट के स्टोरीज की अब जाके हैप्पी एंडिंग होती है। फिर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद बीच बीच में क्रेडिट्स के वक्त हमें न्यू शेडी साइड देखने मिलता है जहां अब बहुत रौनक थी। फिर सीन शेडी साइड मॉल के बेसमेंट में शिफ्ट होता है जहां डीना और सैम सेटन की बुक को छोड़ आए थे, पर तभी कोई अननोन पर्सन उस बुक को उठाता है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। अब इस मिड क्रेडिट सीन के बाद तो यही लग रहा है कि शायद आगे फेयर स्ट्रीट का कोई और भी पार्ट आ सकता है, क्योंकि जिन बुक्स पर यह मूवी बनी है उसके बहुत से पार्ट्स है, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले यही देखने मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये था मेरा फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स और मुझे पूरी गारंटी है कि आपको फियर स्ट्रीट के तीनों पार्ट जरूर पसंद आए होंगे। सो अब हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आया है, जो कि आया ही होगा, तो एक लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।